ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है। 4,02,178 अभ्यर्थियों ने पास किया है। 4,22,109 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रथम श्रेणी में 2,26,957 छात्र पास हुए हैं। द्वितीय श्रेणी में 1,60,673 छात्र पास हुए हैं। तृतीय श्रेणी में 14,548 छात्र पास हुए हैं। मैट्रिक परीक्षा का कुल रिजल्ट 95.27% रहा है। रांची से बड़ी खबर है, जैक के रिजल्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जैक ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया है। 4,02,178 अभ्यर्थी इस रिजल्ट में पास हुए हैं। 4,22,109 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रथम श्रेणी से 2,26,995 छात्र पास हुए हैं। द्वितीय श्रेणी से 1,60,673 छात्र पास हुए हैं और तृतीय श्रेणी से 14,548 छात्र पास हुए। मैट्रिक परीक्षा का कुल रिजल्ट 95.27% रहा है। झारखंड अद्वैत परिषद के द्वारा आधिकारिक रूप से आज माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और इसे डिजी लॉकर में भी अपलोड कर दिया गया है, जहां से छात्र अपने रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने रोल नंबर इत्यादि भर के। तो बड़ी सुगमता से बच्चे अपने परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष का परीक्षा परिणाम अन्य वर्षों की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा है। विगत वर्ष जो हम लोगों का परीक्षा परिणाम जो उत्तीर्णता प्रतिशत था 91.8%, वो अब बढ़कर 95.27% हो गया है। क्वालिटेटिव रिजल्ट भी पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा है और यहाँ के लगभग 53% बच्चों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की है। तो मैट्रिक परीक्षा में टॉप 4 परीक्षार्थियों की बात करें तो इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी ने 99.60% के साथ 498 अंक हासिल किए हैं। एसएस हाई स्कूल बानो सिमडेगा की शिवांगी कुमारी को 498 अंक मिले हैं। प्रेमचंद हाई स्कूल मेसरा रांची के प्रेम कुमार साहू को 498 अंक मिले हैं। इसके अलावा संत आलोइस हाई स्कूल रांची के सन्नी कुमार वर्मा को 498 अंक मिले हैं। तो जो 4 टॉपर्स रहे उनको कितने अंक मिले हैं, कितना उनका रिजल्ट बेहतर रहा है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। मैट्रिक परीक्षा में 4 परीक्षार्थी टॉपर रहे। इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी को 99.60% अंक मिले और शिवांगी इस परीक्षा में टॉप करने वाली सिमडेगा की शिवांगी कुमारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। शिवांगी, आपको पहले बहुत बहुत बधाई। न्यूज 18 परिवार की तरफ से 498 अंक आपने प्राप्त किए हैं। 500 का ये प्राप्तांक, जिसमें से 498, कैसा महसूस कर रही हैं फिलहाल आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं सर। शिवांगी, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और परीक्षा के समय ये पढ़ाई क्या आपने बढ़ा दी थी या समय उतना ही रखा था? सर हम मतलब रोज दिन कम से कम 4 से 5 घंटा मेरा पढ़ाई हो जाता था। कभी इससे ज्यादा भी होता था, बट हम जो स्कूल में जो हम लोग का पढ़ाई होता था उसमें हम अच्छा से ध्यान देते थे। फिर अपना घर आते थे तो फिर हम लोग का स्कूल में मतलब ये सिस्टम था कि हम लोग को राइटिंग रिविजन हम लोग को रोज मतलब लिखना ही था। जो भी स्कूल में पढ़ाई होता था उसको एक अलग से कॉपी में हम लोग को उसको लिखना था, फिर मैडम सर लोग से चेक कराना था। तो उससे हमको पढ़ाई में जो था ना वो बहुत मदद मिला था। हम शुरू से ही जैसे 8 तक हम जब आए तो हमको वो चीज इतना सीरियसली नहीं लगा था कि हम इतना कर पाएंगे मैट्रिक बोर्ड में। फिर जब 9th में गए तो फिर देखे कि मेरा भैया दीदी लोग जो है हम लोग से बड़े, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। तो हम लोगों की एडमिनिस्ट्रेटर जो है कल्याणी मैडम, वो मतलब हम लोग का स्कूल को जितने भी सब मतलब प्रोत्साहित करते थे कि तुम ये करो, ऐसा करेंगे तो तेरा अच्छा होगा, तुम ऐसे तैयारी करो। हम लोग को मनोहर सर जो है हम लोग का स्कूल का, वो हम लोग को मैथ पढ़ाते थे। फिर वो ना मैथ और साइंस का टीचर थे, मतलब साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। लेकिन जैसे हम फिजिक्स उतना नहीं समझ पाते थे तो हम जो भी डाउट होता उसको हम मनोहर सर से पूछते थे तो वो अच्छा से हमको समझा देते, अच्छा समझ आ जाता था। फिर स्कूल में जो सर लोग बता रहे हैं तो वो लोग का माइंड से बता रहे हैं।
तो हम लोग को जो है ना घर में आके सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और हम वही करते थे। फिर जो सर लोग बताए वो आंसर को हम खुद से बनाते थे आंसर को, फिर सर लोग को हम दिखाते भी थे, तो सर लोग शिवांगी, ये मेहनत आगे भी जारी रखिए, और जिस तरह से आपने कामयाबी हासिल की है, आप एक मिसाल है पूरे झारखंड के लिए। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हजारीबाग की प्रियांशु हमारे साथ जुड़ रही है, जिन्होंने 99.60% अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी है। प्रियांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 परिवार आपको बहुत बहुत बधाई देता है। आपने ये जो सफलता हासिल की है, इसका श्रेय किसको देंगी सबसे पहले? सारे शिक्षकों को जो भी मुझे इतने पढ़ाने में योगदान दिया, अपने माता पिता को जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट किए, और जिनका भी मेरे मतलब इसमें योगदान है, मैं सबको इतना इनका श्रेय देना चाहूंगी जरूर। कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कितने घंटे खेलकूद करती थी, पढ़ाई का बोझ कितना था, कोई आपको प्रमोट करता था, या पढ़ाई के लिए कभी कभी डांट भी पड़ती थी? डांट तो सबसे जरूरी है सर, क्योंकि हम खुद उन बच्चों में थे, मुझे बहुत नींद आती थी 10th में, तो तब मुझे मतलब मैं बहुत ही कंसंट्रेट करके पढ़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खुद को पूरा परफेक्ट टाइम देना उतना। कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेती थी? दिन के 8 घंटे, 8-10 घंटे पूरा कंसंट्रेशन के साथ। 8 घंटे पढ़ाई, और उसके बाद 99.60% अंक आपने हासिल किए। जो 500 का आपका एग्जाम हुआ था, 498 अंक हैं आपके। आपने ये सोचा था कि इतने मार्क्स आपके आएंगे, आप स्टेट टॉपर बनेंगी? सर मेरे तरफ से तो मेरा पूरा 100% योगदान था। बाकी घर में कौन ज्यादा प्रमोट करता था आपको? पापा। पापा को भरोसा था कि आप इतना अच्छा रिजल्ट देंगी उन्हें? जी सर, अभी स्कूल में आए हुए हैं, वो हम लोग के प्राचार्य महोदय हैं, उनसे मुलाकात होनी जा रही है। प्रियांशु, आपसे आखिरी सवाल, आगे क्या बनना चाहती हैं, आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं म्यूजिक के साथ अपना 11th-12 करना चाहती हूँ, और उससे आगे जम के पढ़ाई करना चाहती हूँ जरूर। जी प्रियांशु, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये होनहार हैं जिन्होंने मैट्रिक के एग्जाम में स्टेट टॉप किया है, और 500 में से 498 अंक लाकर अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है, प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। और सीएम हेमंत सोरेन ने सभी छात्रों को बधाई दी। सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जय की मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और जोहार। जो विद्यार्थी अपनी आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए, वे निराश ना हो और बेहतर प्रयास करते हुए आगे बढ़े। झारखंड सरकार आप सभी के बेहतर भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। और झारखंड में राज्यकर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच में MOU का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और ACS अजय कुमार सिंह शामिल हुए। RCH नामकुम में इसे लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम किया गया। इसके तहत सामान्य बीमारी में 5 लाख, गंभीर बीमारी में 10 लाख का लाभ मिलेगा। वहीं अधिक राशि खर्च होने पर अतिरिक्त राशि कॉपर्स फंड से दी जाएगी, जिसमें कैशलेस उपचार की सुविधा होगी। साथ ही 200 से ज्यादा शहरों और 400 से ज्यादा अस्पतालों में इलाज का प्रावधान होगा। कर्मचारियों को सभी लाभ पहले दिन से मिलेंगे। आज इकरारनामा हुआ है टाटा के साथ। पूर्व में भी हुआ था, सीएम साहब थे, लेकिन कुछ 1 साल के बाद कई खामियां निकल कर सामने आई। फिर से हम लोगों ने टेंडर किया, और जो खामियां को दूर करते हुए आज फिर से MOU हम लोगों ने किया है, और बेहतर MOU हम लोगों ने किया है। तो राज्य कर्मियों से जुड़े हुए सभी संस्थाओं से जो भी लोग हैं, या पेंशनर्स हैं या राज्य कर्मी हैं, सबको सुविधा मिलेगी। और इस हम ये कह सकते हैं कि ये जो योजना है, बीमा योजना, ये देश में नंबर 1 है। ये CGHS से भी अच्छी योजना है। इसमें एक ये कहेंगे कि इस योजना के तहत कोई सीमा नहीं है कि कितना तक इलाज करा सकते हैं।
और दुमका में बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संसद में 16 और 17 अप्रैल को पेश महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और डीएमके जैसे दल को महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने विपक्ष पर धर्म आधारित आरक्षण की असंवैधानिक मांग उठाकर समाज को बांटने और महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया। आबादी हमारे देश के महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं और ये महिला विधेयक आता तो हम देश को और कितना सशक्त और मजबूत बना सकते थे, इसके लिए इसकी जानकारी हम सबों को जरूर है और मुझे पूरा विश्वास है ये विधेयक का विरोध करके ये कोई पार्टी का विरोध नहीं किया है, महिलाओं का विरोध किया है, जो हमारे देश में आधी आबादी का विरोध उन लोगों के द्वारा किया गया है। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी के तेवर कांग्रेस पर हमलावर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद बीजेपी नेताओं के भी तेवर तल्ख दिख रहे हैं। सिमडेगा परिसदन में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री विमला प्रधान ने कांग्रेस गठबंधन को घेरते हुए कहा कि ये लोग महिला विरोधी हैं। उनके विरुद्ध में असुर, महाअसुर की शब्द का प्रयोग करके अपने को ये दिखाया कि वह खुद भी महिलाओं का विरोधी हैं, जो नहीं चाहती हैं कि देश की वैसी महिला जो मेहनत और मजदूरी करके जो राजनीति के क्षेत्र में जो इसका जिज्ञासा है वो लोग आगे बढ़ें। एलपीजी को लेकर हो रही महामारी के बीच एसएलसी झारखंड का बड़ा दावा। प्रदीप पाल ने कहा है कि झारखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई किल्लत नहीं। पेट्रोल डीजल का 12 दिनों का स्टॉक झारखंड राज्य में मौजूद है, तो वहीं एलपीजी का भी महज 5 दिन का ही बैकलॉग चल रहा है। वहीं कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भी अब 70% सप्लाई की जा रही है। सप्लाई चेन में भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि घबराहट में खरीदारी ना करें। स्टेट ऑफ झारखंड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लेके हमारा जो सप्लाई है वो सुनिश्चित है एवं हमारा पास जो स्टॉक है कस्टमर का पास पहुंचने का वो भी सुनिश्चित है एवं सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। उम्मीदवारों की किस्मत पर बंगाल की जनता मुहर लगा रही है, जिसको लेकर झारखंड में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस ने दावा किया कि बंगाल में कांग्रेस की जीत होगी, वहीं जेडीयू का मानना है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। और बंगाल में हमें लगता है कि फिर से कांग्रेस जो है एक विशाल प्रचंड बहुमत के रूप में वहां अपने सीटों पर विजय हासिल करेगी। सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं वहाँ वोट देने के लिए, मगर भारत की सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था कराई है इसमें चुनाव आयोग ने, चुनाव फेयर हो इसके लिए, तो उसको देखकर लगता है कि अगर वो सफल होता है तो इनको टीएमसी को इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। पहली बार एक चुनौती ऐसी आई है जिसमें लगता है इस बार आरएसएस की अपने सहयोगियों के साथ सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। और खबर धनबाद से, जहां केंदुआडीही में लगातार हो रही भूधसान और गैस रिसाव से हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसमें नाराज होकर रैयत, दुकानदार और स्थानीय लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय सत्याग्रह किया। इस दौरान निर्मला विधायक अरूप चटर्जी भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई के साथ देने का भरोसा दिया। विधायक ने उपायुक्त और बीसीसीएल के सीएमडी से फोन पर बात कर क्षेत्र की गंभीर स्थिति से अवगत कराया। साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने और रैयतों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कोई सोल्यूशन नहीं निकली और जो है अभी भी लोग उसी दहशत में है। बाहर वो लोग सो रहे हैं, रोड उसी तरीके से बंद है, तो इसकी सोल्यूशन नहीं निकलने से भविष्य में और बड़ी घटना घट सकती है। इसी लिए लोग यहाँ धरना में बैठे हुए।
और केंदुआ डी में धनबाद बोकारो मुख्य सड़क धंसने की घटना को 10 दिन लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायक राज सिन्हा स्थानीय लोगों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और धनबाद बोकारो मुख्य सड़क की अविलंब मरम्मत शुरू करने की मांग की है। मांग तो फिलहाल यही है कि ये जो रोड बंद कर दिया गया है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी खर्चे से धनबाद में इस रोड को रघुवर जाति जब सरकार थी तो ये 4 लेन बना था और इसका विकास हुआ था पूरा एरिया का। और आज झूठ मूठ को थोड़ा सा रोड एक कॉर्नर पे धंस गया है, उसके लिए पूरा रोड 10 दिन से बंद कर दिया गया है। इसकी मरम्मत नहीं हो रही है, इसको खोलने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और भय दिखा करके कि भूदसान एरिया हो गया, भूदसान एरिया होगा, यहाँ के जनता को तंग तबाह किया जा रहा है कि आप लोग छोड़ के भाग जाइए। सड़क धंसी तो जिला प्रशासन और बीसीसीएल ने बैरिकेडिंग कर इसे रोक दिया है और वैकल्पिक रास्ते से बोकारो की तरफ निकल गया था, आवाजाही करवा रहे हैं। लेकिन विधायक राज सिन्हा का साफ कहना है कि यह सड़क धंसी है तो उसे सुदृढ़ किया जाए और साथ ही साथ सड़क के नीचे जो माडा के पाइपलाइन है उसे भी ठीक किया जाए। अगर सड़क और धंसती है तो फिर लाखों लोगों के सामने पेयजल की भी परेशानी आएगी। फिलहाल अब देखना है कि राज सिन्हा के इस धरने के बाद बीसीसीएल और जिला प्रशासन क्या कारगर कदम उठाती है। लेकिन विधायक राज सिन्हा का साफ कहना है कि इस सड़क को दुरुस्त किया जाए और यहाँ के जो लोग हैं उसे सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाए। अगर लोग बेलगड़िया नहीं जाना चाहते हैं तो कार्मिक नगर, जगजीवन नगर जैसे जहां भी बीसीसीएल के क्वार्टर है वहां उन्हें शिफ्ट करे। अब विधायक राज सिन्हा धरने में बैठे हैं और इस धरने का क्या रिजल्ट होता है, लोगों को क्या सहूलियत मिलती है और सड़क कब तक सुदृढ़ होती है, यह आप इंतजार करना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और देवघर से बड़ी खबर है, जहां एटीएस की टीम और एनआईए की छापेमारी की है। ये संयुक्त कार्रवाई हथियार की सप्लाई को लेकर की गई। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में 2 संदिग्ध भी पकड़े गए, जिनमें से एक संदिग्ध नंदन पहाड़ और दूसरा देवघर के रांगा मोड़ इलाके से हिरासत में लिया गया। हालांकि दोनों संदिग्धों से टीम पूछताछ कर रही है। तो देवघर से बड़ी खबर है, जहां एटीएस की टीम और एनआईए ने छापेमारी की है। यह संयुक्त कार्रवाई हथियार की सप्लाई को लेकर की गई। देवघर में आज रांची एटीएस और एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये हथियार सप्लाई को लेकर ये छापेमारी की गई है और अब तक में जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध को अलग अलग क्षेत्रों से जो है हिरासत में लिया गया है और लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पर अभी पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन नगर थाने में जो है जो संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है उनसे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। और रांची एटीएस की टीम, एनआईए की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार सप्लाई को लेकर ये पूरे मामला को बताया जा रहा है और विश्वसनीय सूत्रों की माने तो लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। देवघर के नंदन पहाड़ इलाके से और देवघर के रांगा मोड़ के इलाके से इन 2 संदिग्धों का जो है हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एनआईए टीम और एटीएस की टीम जो है लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है और नगर थाने में इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। न्यूज 18 देवघर। जिले के सैकड़ों मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों मजदूरों को एक सूती और कपड़ा बनाने वाली कंपनी में बंधक बनाया गया। मिल मालिक और स्थानीय कर्मचारी मजदूर को प्रताड़ित करते हैं, मजदूर के साथ मारपीट करते हैं। मजदूर का कहना है कि 12-12 घंटे काम करवाकर केवल 250 से 300 रुपए वेतन दिया जा रहा है। हालांकि जिला श्रम विभाग ने लेबर माइग्रेशन सेल रांची को सूचित किया है। मजदूरों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया है। आज कुछ मजदूरों को छोड़ा गया, लेकिन अभी भी काफी मजदूर बंधक बने हुए हैं। हम लोग को यहाँ छुट्टी भी नहीं मिलता है, ढंग का खाना भी नहीं मिलता है। कभी खाना में कीड़ा रहता है, कभी दाल भात में ये बाल सब रहता है, खाना का भी कोई यह नहीं है। और अभी मारपीट हो रहा है और हम लोग का उधर का एक भैया को
वो सर लोग मारे हैं। तो बेवजह बिना गलती का में मारा है, डैमेज उमेज कर दिया इधर में, ऐसे हाथ टूथ में बहुत सारा सा डैमेज पड़ा हुआ है, स्क्रैच हुआ है इधर पैर उर में पूरा मारा है। वो हम लोग को अभी गाँव जाने का प्लान बनाए हैं, लेकिन यहाँ सब लड़का सब पूरा नहीं निकाला है, तो इसी चक्कर में बाहर में खड़े हम लोगों। और खबर रामगढ़ से है, जहां के रजरप्पा थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुई लूटपाट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि लुटेरे दुकान के अंदर घुसे और फिर लूटपाट करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक 5 हथियारबंद अपराधी दुकान में घुसे और 1 करोड़ 5 लाख रुपए के जेवर और नकदी की लूट की है। पुलिस कई लोगों को इस हमले में हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही फरार डकैतों को पकड़ने के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। हजारीबाग से बड़ी खबर है, ट्रेजरी घोटाला में बड़ी कार्रवाई की गई है। 28 करोड़ का ट्रेजरी घोटाला मामला, आरोपी काजल चौधरी की जमानत खारिज कर दी गई है। मास्टरमाइंड की पत्नी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कल आरोपी धर्मेंद्र की याचिका खारिज हुई थी। करोड़ों की अवैध निकासी का यह आरोप है। विशेष जांच में 28 करोड़ तक ये राशि पहुंची है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हजारीबाग से ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 28 करोड़ की ट्रेजरी घोटाला मामला है। आरोपी काजल चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मास्टरमाइंड की पत्नी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कल आरोपी धर्मेंद्र की याचिका खारिज हुई। करोड़ों की अवैध निकासी का आरोप, विशेष जांच में 28 करोड़ तक पहुंची है राशि। और झारखंड के ट्रेजरी घोटाले की जांच सरकार के द्वारा गठित एसआईटी के द्वारा की जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने जांच को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि एक सचिव दूसरे सचिव के क्षेत्र की जांच करेंगे, ऐसे में जांच कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, ये समझ से परे है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं, उन्हें सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा है, क्योंकि केंद्र में उनका पोपट है। अब आप सोचे, सरकार का एक विभाग सरकार के दूसरे विभाग की जांच करेगा, यानी एक सचिव जो हैं जिनको बनाया गया एसआईटी का प्रमुख, वो दूसरे विभाग के सचिव और उनके नीचे के कर्मचारियों की जांच करेंगे। 33 कोषागारों तक ये जांच पहुंच गई है। प्रारंभिक आंकड़े 30 करोड़ से ज्यादा पार कर गए हैं। अब पता नहीं अंतिम में कितने 100 करोड़ तक का ये घोटाला जाएगा। हमने तो ईडी और सीबीआई से इसकी जांच की इसलिए मांग की थी क्योंकि इसके तार जो है कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतें आई, एक खाते से दूसरे खाते ट्रांसफर हुआ पैसा। जो भी घोटाले उजागर हुए हैं वो 1-2 कनिष्ठ लोगों के मिलीभगत से इस तरह के वारदात को अंजाम दिया गया। अब इस सरकार ने उद्भेदन किया है और माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी शामिल हो, गहन जांच पड़ताल हो। कि अब इस राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं है और नकारे हुए लोगों का टीम बना करके वो एक नैरेटिव सेट करके सत्ता में आना चाहती है। तो राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तो खुली रूप से यह कह दिया है कि अब इस राज्य के दरवाजे सत्ता के आपके लिए बंद हैं। और हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां के ओपी थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पद्मा ओपी थाना पुलिस को दी है। घटना के बाद काफी देर तक यातायात बाधित रहा। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक में कोल्ड ड्रिंक थी, जिस कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बीच सड़क ये हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि हजारीबाग से बरही की ओर जा रहा था। उसके पीछे एक ट्रेलर पीछे से आ रही थी और आगे जो वाहन चल रही थी ट्रक, वो अनियंत्रित होकर के घूम गई और पीछे से जो ट्रेलर आ रही थी उसमें दोनों में जोरदार टक्कर हो गया और कुछ ही सेकंड में देखते देखते दोनों भयावह आग लग गया, जिससे कि काफी क्षति हुई है। इसमें कोई हताहत होने की सूचना नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। जो चालक और उपचालक थे दोनों सुरक्षित हैं। उसमें खाद्य सामग्री लौटता जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है।